नमस्कार, यह है आवाज एट 9 और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट, लेकर दिन भर की सबसे बड़ी और अहम खबरें। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं इस वक्त की बड़ी हेडलाइंस। रिलायंस इंडस्ट्रीज और ब्रिटिश पेट्रोलियम की दोस्ती का नया दौर शुरू। KG-D6 में मिलकर करेंगे 40,000 करोड़ रुपए का निवेश। आज ₹1.25 सस्ता हुआ पेट्रोल डीजल, लेकिन कल से रोजाना बदलेंगे भाव। कैसे देखेंगे आप कीमतें, देखिए बुलेटिन में आगे। GST लागू होने से पहले सोने की जमकर हुई खरीदारी। मई में करीब 2.5 गुना बढ़ा गोल्ड इंपोर्ट। व्यापार घाटा भी बढ़कर हुआ 2 गुना। GST के विरोध में आज देश भर में करीब 1 लाख कपड़े की दुकानों का रहा शटडाउन। टैक्स लगाने के विरोध में अनाज कारोबारी भी उतरे सड़क पर। एयर इंडिया को बेचने के लिए रोड मैप तैयार। विदेशी कंपनियों को भी मिल सकता है बोली लगाने का मौका। CNBC आवाज की एक्सक्लूसिव खबर। कमजोर विदेशी संकेतों ने बिगाड़ा बाजार का मूड। निफ्टी 9,600 के नीचे बंद। बैंक शेयरों की जमकर पिटाई। दिल्ली में एक से ज्यादा कार रखने पर बढ़ेगी टैक्स की मार। देना होगा ज्यादा रोड टैक्स और पार्किंग चार्ज। सबसे पहले बात आज की बड़ी कॉर्पोरेट खबर की। रिलायंस इंडस्ट्रीज और यूरोप की तीसरी सबसे बड़ी तेल कंपनी ब्रिटिश पेट्रोलियम के बीच आज दोस्ती का नया दौर या नया चैप्टर शुरू हुआ। दोनों मिलकर देश में तेल की खोज करेंगे और अगले 3 से 5 साल में करीब 40,000 करोड़ रुपए का निवेश करेंगे। इस बात की जानकारी आज रिलायंस इंडस्ट्रीज के मुखिया मुकेश अंबानी और BP के ग्रुप चीफ एग्जीक्यूटिव बॉब डडली ने ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। BP के साथ मिलकर रिलायंस की देश भर में पेट्रोल पंप खोलने की भी योजना है। Reliance and BP will invest after a span of many years 40,000 crores of new investments to bring about between 30 and 35 million cubic meters of gas in the next 3 to 5 years, and then sustain that over the next 7 or 8 years. Under this new cooperation, our two companies will jointly explore options to develop differentiated fuels, mobility, and advanced low-carbon energy businesses in India. Opportunities that are game-changing, that really deliver disruptive value to the Indian consumer, as well as help the Indian economy by employment, and that is going to be the focus of the new strategic alliance, and it covers the area of fuel retailing. इधर BP के ग्रुप चीफ एग्जीक्यूटिव बॉब डडली ने कहा कि रिलायंस के साथ साझेदारी ब्रिटिश पेट्रोलियम के लिए एक बड़ा कदम है। So what we've announced today is a strategic partnership that goes into the downstream as well as marketing. So you would not expect to see BP doing these alone or on our own or with others. We'd like to work with Reliance, and that's part of the announcement today. और इस खबर पर और बातचीत करने के लिए अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सीनियर एडिटर नीरज बाजपाई। नीरज, रिलायंस BP करार की अगर सबसे बड़ी बातें, सबसे बड़ी हाइलाइट्स की बात करें तो वो क्या है? देखिए, वन लाइनर कहूं मैं तो एक कंप्लीट एनर्जी जायंट बनने के लिए रिलायंस ने आज एक सामने प्लान रखा और उसमें BP उनका एक पार्टनर है। तो सबसे बड़ी जो हेडलाइन आप देखेंगे कि 40,000 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट के प्लान्स उन्होंने रखे जो अगले कुछ वर्षों में वो करेंगे। उसमें सबसे बड़ी जो बात थी कि KG-D6 ब्लॉक में 3 नए ब्लॉक्स की वो एक्सक्वेशन करेंगे, वहाँ गैस और तेल की खोज करेंगे, जिसमें से 2 ब्लॉक का प्लान वो दिसंबर तक दे देंगे। इसके साथ ही बड़े पैमाने पे देश भर में पेट्रोल पंप खोले जाएंगे। आपको बता दूं कि BP के पास ऑलरेडी 3,500 पंप का लाइसेंस है और रिलायंस के पास 1,200 पेट्रोल पंप है। तो ये एक मार्केटिंग टाई अप भी है, डाउन स्ट्रीम में जाने की भी कोशिश है पूरी बड़े पैमाने पर। इसके साथ ही उन्होंने ये भी ऐलान किया कि वो जो एनर्जी के दूसरे पहलू हैं जो अनकन्वेंशनल हैं उसमें भी जाएंगे, रिन्यूएबल एनर्जी में जाएंगे। तो उस अक्षय ऊर्जा की तरफ जब ये बढ़ेंगे तो उसमें आप सोलर भी सोच सकते हैं, आप विंड एनर्जी भी सोच सकते हैं और गैस भी सोच सकते हैं बड़े पैमाने पे जो LNG के तौर पे है। तो ऑयल गैस के साथ ही रिन्यूएबल एनर्जी पे बहुत बड़ा प्लान उन्होंने सामने रखा है। इसके साथ ही ATF एक बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है फ्यूल सेगमेंट का, उसमें भी उन्होंने कहा है कि वो मार्केटिंग और ट्रेडिंग के लिए अपने आप को एक्सपेंड करते हुए दिखेंगे। साथ ही एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि BP हो सकता है इनके पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स में या रिफाइनरी में स्टेक ले ले, क्योंकि BP को अपने पेट्रोल पंप में जो पेट्रोल और डीजल बेचना है उसके लिए उनको एक टाई अप करना है
तो वो एक स्टेक के तौर पर टाई अप हो सकता है या कैश एंड कैरी की बेस पे हो सकता है। तो वो भी एक बड़ा फैसला होगा, एक बड़ी खबर के तौर पे निकल के आएगी। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो रिन्यूएबल एनर्जी, पेट्रोल पंप, 3 नए ब्लॉक्स, 40,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, ये सब बड़े प्लान्स हैं। और उनका ये मानना है कि गैस की जो मौजूदा कीमतें काफ़ी लो पे हैं, लेकिन वो सेटिस्फाइड है और यही सही समय है जब इस सेगमेंट में मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो नीरज जी, इस करार के मायने क्या है? अब बाजार की बात करें तो वो कैसे देखेगा इस करार को, इस समझौते को? देखिए, बाजार इसको बहुत पॉजिटिव लेगा और पिछले 2 दिन से ये हरकत चल रही है और रिलायंस के उसमें मूवमेंट भी देखा जा रहा है स्टॉक में। खासतौर पे जो ये रिटेल सेगमेंट में उतर रहे हैं, फ्यूल रिटेलिंग में, ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है, क्योंकि एक साथ आप इतने बड़े पैमाने पे देश भर में उतरेंगे तो वहां से डायनामिक्स चेंज होगी। साथ ही जो KG D6 एक तरीके से लोग मान चुके थे वहां से कोई आउटपुट नहीं आ रहा, वहां से दिक्कत हो रही, वहां इस तरीके का फ्रेश इन्वेस्टमेंट और इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट और 2 प्लान्स ऑलरेडी तैयार है जो दिसंबर तक हो जाएंगे, इसलिए ये एक तरीके से नई जान फूंकने वाली बात हो गई और हमें लगता है कि इसको मार्केट बहुत पॉजिटिवली लेगा। और आप गौर करें तो आज OMCs को, यानी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के स्टॉक्स पे प्रेशर भी देखने को मिला था, क्योंकि एक नया प्लेयर बड़े पैमाने पे रिटेल पे आ रहा है। जी, बहुत शुक्रिया नीरज इस डिटेल जानकारी के लिए। और यहाँ पर हम अपने दर्शकों को बता दें कि इस वक्त आप जो चैनल देख रहे हैं CNBC आवाज़, वो TV 18 ब्रॉडकास्ट का हिस्सा है या चैनल है, और TV 18 रिलायंस इंडस्ट्रीज का हिस्सा है। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे पेट्रोल डीजल की, जिसकी कीमतें कल से रोज बदला करेंगी। लेकिन उससे पहले आज दोनों की कीमतों में करीब ₹1.25 की गिरावट भी आई है। ये कीमतें कल से लागू हो जाएंगी। आज पेट्रोल की कीमतों में ₹1.12 की कटौती का ऐलान किया गया है। चार्ट आपके सामने है। दिल्ली में आज ₹55.94, तो वहाँ पर कटौती के बाद ₹54.70 हो जाएंगे। और यहाँ पर दाम घटने के बाद ये डीजल प्राइसेस हैं। मुंबई में कल से ₹60.34, कोलकाता में ₹57.04 और चेन्नई में करीब ₹59.22 की जगह ₹57.58 में डीजल मिलेगा। इसी तरह पेट्रोल की कीमतों में भी यहाँ पर परिवर्तन आएगा। तो पेट्रोल डीजल की कीमतें इस देश में हमेशा सुर्खियों में रहती हैं, लेकिन अब शायद ऐसा नहीं होगा। अब रोज हमने जैसा आपको बताया कि कीमतें बदलेंगी, लेकिन आप कैसे जानेंगे, कैसे देख पाएंगे कि इन कीमतों में क्या परिवर्तन हुआ है, क्या बदलाव हुआ है? हम आपको बताते हैं। कल से कीमत बढ़ रही है, इसलिए आज ही पेट्रोल डीजल ले लेने की होड़ अब नहीं होगी। अब इनकी कीमतों में एक साथ बड़ा बदलाव नहीं होगा, क्योंकि अब बाजार को देखते हुए रोज बदलेंगी इनकी कीमतें। सवाल यह है कि आप कैसे जान सकते हैं आज कीमत क्या है? ग्राहक सही कीमत इंडियन ऑयल के मोबाइल ऐप fuel@IOC से जान सकते हैं। ये जानकारी 9224992249 पर SMS भेजकर भी ली जा सकती है। SMS में टाइप करें RSP, फिर स्पेस देकर डीलर का कोड टाइप कर भेज दें। डीलर का कोड पेट्रोल पंपों पर लिखा होता है। आप पेट्रोल कंपनियों की वेबसाइट पर भी कीमत देख सकते हैं। कीमतें रोज अखबारों के पहले पन्ने पर भी छपा करेंगी और आखिर में आपको ये जानकारी हर पेट्रोल पंप पर लगने जा रही LED स्क्रीन पर भी मिलेगी। जिस प्रकार मार्केट में रेट घटते हटते हैं तो उसी प्रकार से हमें उसका फायदा मिलना चाहिए। कई बार ऐसा होता है मार्केट में रेट घटे होते हैं और लेकिन हमें बड़े रेट में मिल रहा है। कुछ भी रेट हो, फिक्स हो, स्टेबल हो, आदमी प्रिपेयर कर सके खुद को, माइंड प्रिपेयर हो, माइंड सेट कर सके। कल बढ़ेगा घटेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा उसको नहीं पता। पेट्रोल पंप डीलरों के लिए भी खास इंतजाम किए जा रहे हैं। डीलरों को 4 तरीके से कीमतें बताई जाएंगी: SMS, ईमेल, मोबाइल ऐप और वेबसाइट के जरिए। डेली डायनामिक प्राइसिंग को लेके डीलर्स काफ़ी एप्रीहेंसिव थे कि डीलर्स ये चाहते थे कि ये सारा मुद्दा जो है डेली डायनामिक प्राइसिंग का इम्प्लीमेंटेशन ऑटोमेशन के थ्रू हो। हर एक पेट्रोल पंप पे एक बोर्ड होगा जिस पे रेट लिखा होगा। उसके अलावा ऑयल कंपनियों ने अपने ऐप बनाए हैं, जिन ऐप के तहत आप SMS भेज के उस दिन का रेट उस RO का चेक कर सकते हैं। डीलरों के सवालों का जवाब देने के लिए इंडियन ऑयल ने 87 कंट्रोल रूम बनाए हैं। डीलरों के साथ वर्कशॉप भी किया जा रहा है। प्रतीक श्रीवास्तव, दिल्ली। और अब बात करेंगे GST की। कपड़ा और अनाज पर ज्यादा GST लगाए जाने के खिलाफ कपड़ा और अनाज व्यापारी अब सड़कों पर उतर गए हैं। आज देश भर में कपड़ा व्यापारियों ने विरोध के तौर पर एक दिन का बंद रखा। देश के कई शहरों में कपड़ा दुकानों पर ताले रहे। इसके साथ ही दिल्ली में अनाज व्यापारियों ने भी GST के खिलाफ मोर्चा खोला। हम आपको दिखा रहे हैं 3 तस्वीरें मुंबई, अहमदाबाद और दिल्ली की, जहां पर व्यापारी GST के विरोध में सड़क पर उतरे।
अहमदाबाद के कपड़ा व्यापारी ये भी कह रहे हैं कि जीएसटी की जानकारी अभी व्यापारियों को पूरी तरह से नहीं है। तो मुंबई के कपड़ा व्यापारियों का कहना है कि कपड़ों पर डायरेक्ट टैक्स लगाना गलत है। ये इसकी एजुकेशन किसी को दे नहीं गई है, तो इसकी एजुकेशन पहले 1 साल तक सबको देनी चाहिए और उसके बाद व्यापारियों के स्टॉक क्लियर होने देने चाहिए। और अचानक ऐसे ये जीएसटी डालने से कोई भी व्यापारी प्रिपेयर्ड नहीं है। तो हमारी मांग इतनी ही है कि हाल ये जीएसटी को मुलतवी रखो। हमारे ऐसे ऑटोमेटिक 3 तारीख से जब से डिक्लेयर हुआ है तब से हमारी फैक्ट्रियां लगभग बंद जैसी हो गई। 3 तारीख से कोई कामकाज है नहीं, कोई ट्रेडर्स के आते नहीं है, कोई प्रोग्राम नहीं दे रहे, इसलिए हमारी फैक्ट्रियां लगभग 90% हमारा काम बंद पड़ा है, 10% चल रहा है। और रियली में ये टैक्स को जो जीएसटी हो यहाँ स्टेट पे डाल देनी चाहिए। वहीं इधर दिल्ली में नया बाजार मंडी के कारोबारियों ने सड़कों पर उतरकर जीएसटी के खिलाफ विरोध जताया। अनाज कारोबारियां ब्रांडेड अनाज से 5% जीएसटी हटाए जाने की मांग कर रहे थे। इसके अलावा एक्सपोर्ट होने वाली दाल से भी जीएसटी खत्म करने की मांग की गई। एक तो इन्होंने जो ब्रांडेड अनाज, गेहूं, चावल, दालों के ऊपर जो टैक्स लगाया है, इससे कंज्यूमर कॉस्ट बढ़ेगी और फार्मर को उसकी रिलेशन कम मिलेगी। और दूसरा, हमारा जो ये ओशन फ्रेट होता है जो इंपोर्ट करते हैं, उसके ऊपर 5% जीएसटी लगा दिया। एक साइड तो सरकार कहती है हमने 0% टैक्स लगाया है दालों के ऊपर, और दूसरी साइड ओशन फ्रेट पे 5% लगा करके उनको जीएसटी के कानून के दायरे में ला दिया है। दाल और रोटी जिस पर कभी टैक्स नहीं लगा उसके टैक्स मुक्त रखा जाए। किसी प्रकार के, चाहे ब्रांडेड हो चाहे बिना ब्रांडेड हो, किसी प्रकार के खाद्यान्न पर, चावल पर, गेहूं पे, अनाज पे, दालों पे, किसी प्रकार के अनाज पे, चाहे वो ब्रांडेड है, उस पे टैक्स नहीं लगना चाहिए। डाई और केमिकल्स डीलर जीएसटी से घबराए हुए हैं। एक्साइज ड्यूटी देने के बाद भी इन्हें पुराने स्टॉक पर जीएसटी चुकानी होगी। इस दोहरे कर का रिफंड तो मिलेगा, लेकिन कुछ समय के लिए पूंजी फंसने का डर भी है। एक्साइज ड्यूटी चुका दी, लेकिन पुराना स्टॉक बिका नहीं। अब जीएसटी लागू हो गया तो उस पर नया टैक्स भी देना होगा। चुकाई गई ड्यूटी की रसीद है तो रिफंड पूरा मिलेगा, लेकिन अगर रसीद नहीं है तो रिफंड 40 से 60% ही मिलेगा। दोनों ही स्थितियों में डीलरों को पूंजी फंसने का डर है। 60% जो है वो हमें एडवांस में जीएसटी पेड करना पड़ेगा। जब तक माल बिकेगा नहीं आगे तो वो हम एनकैश नहीं होगा, एनकैश नहीं होगा तो वो पैसा जनरेट नहीं होगा, तो हमारी साइकिल सिस्टम के अंदर पैसा नहीं आएगा। पैसा नहीं आएगा तो हम एडवांस जीएसटी कैसे भरेंगे। डीलरों का कहना है कि एक तो उन्हें माल बिकने पर पेमेंट मिलने में 3 से 4 महीने लग जाते हैं, दूसरा रिफंड में भी देरी होगी, लिहाजा अब वो अपने माल उठाने में डर रहे हैं। हालत ऐसी है कि बड़ी कंपनियों को भी धंधा मंदा होने का डर सता रहा है। जब तक डीलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स के स्टॉक्स बिक नहीं जाते और वो फायर सेल से बेचेंगे तो जब तक वो नहीं होता है तब तक हमें टेम्पररीली उतना प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा, उतना रॉ मटेरियल्स कम खरीदना पड़ेगा, यूनिट्स को, फैक्ट्रीज को। तो उसकी इफेक्ट आ सकती है 10% से लेकर 25% तक। हालांकि जानकार बताते हैं ऐसी हालत में डीलरों को ज्यादा से ज्यादा स्टॉक क्लियर करने की कोशिश करनी चाहिए, और पूंजी फंसने का डर है तो रिफंड आने तक बैंक से लोन ले लें। इफ यू डोंट कीप द स्टॉक तो कौन आपको फाइनेंस देगा। सो या तो स्टॉक बेच दो, फाइनेंस की कोई जरूरत नहीं है, स्टॉक रखो, बैंक के पास जाओ, फाइनेंस लो और अपना ये सब प्रॉब्लम सॉल्व करो। दिस इज द ओनली वे। सरकार ने अभी तक उसके लिए कोई नया प्रोविजन नहीं लाया। नियम के मुताबिक 18% से ऊपर के स्लैब वाले प्रोडक्ट पर सीजीएसटी का 60% और 18% से नीचे वाले स्लैब के सभी प्रोडक्ट पर सीजीएसटी का 40% एक्साइज रिफंड मिलेगा। डाइज एंड केमिकल्स के डीलर्स के गोदाम स्टॉक से भरे पड़े हैं, जो खाली करना इनके लिए सबसे बड़ी समस्या है। इतना ही नहीं, इनकी समस्या में बढ़ोतरी ये हो रही है कि कई बड़ी कंपनियां अपना स्टॉक किसी न किसी तरीके से डीलर्स को वापस भेज रही है। डीलर्स अपने मैन्युफैक्चरर को ये स्टॉक वापस नहीं भेज पा रहे हैं। वो चाहते हैं कि सरकार जीएसटी के इस कंप्लायंस में किसी तरह की राहत उन्हें दे दे। मनीष देसाई, अहमदाबाद। और महाराजा को बेचने के क्या है सरकार के प्लान, देखिए इस ब्रेक के बाद।
शेयर बाजार में आज बिकवाली का दबाव रहा। बाजार की शुरुआत तो फ्लैट रही, लेकिन थोड़ी देर में ही बिकवाली हावी हो गई और निफ्टी 9,600 के नीचे फिसल गया। कारोबार के अंत में आज सेंसेक्स 80 और निफ्टी 40 पॉइंट की गिरावट के साथ बंद हुए। गोल्ड के बम्पर इंपोर्ट के चलते पिछले साल की तुलना में इस साल मई में व्यापार घाटा जबरदस्त तरीके से बढ़ा है। कॉमर्स मिनिस्ट्री के आंकड़ों के मुताबिक पिछले साल मई में व्यापार घाटा 6 अरब 27 करोड़ डॉलर के मुकाबले इस बार 13 अरब 84 करोड़ डॉलर पर चला गया। मई में सोने के इंपोर्ट में 225% से ज्यादा का इजाफा हुआ, जबकि जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट में सिर्फ 6% का इजाफा हुआ है। देश का एक्सपोर्ट 8.3% से बढ़कर 24 अरब डॉलर पर रहा, जबकि इंपोर्ट में 33.1% का इजाफा हुआ है। एयर इंडिया को पूरी तरह बेचने का मसौदा तैयार कर लिया गया है। सीएनबीसी आवाज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक एयर इंडिया खरीदने के लिए विदेशी कंपनियों को भी बोली लगाने की छूट मिल सकती है। पूरी खबर जानने के लिए हम बात करेंगे ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय से। लक्ष्मण, सबसे पहले तो ये बताएं कि सरकार ने एयर इंडिया के विनिवेश को लेकर क्या रणनीति बताई है? देखिए, ये जो रणनीति जिसको कैबिनेट ड्राफ्ट नोट में पेश किया गया है, उसमें कहा गया कि 4 अलग अलग कदम उठाए जाएं एयर इंडिया में विनिवेश को लेकर के। सबसे महत्वपूर्ण, सबसे अहम कदम यह है कि आप एयर इंडिया में विनिवेश करिए, 100% हिस्सेदारी सरकार अपनी बेच दे। सरकार कोई भी हिस्सेदारी रखेगी तो अच्छा वैल्यूएशन, अच्छी कीमत एयर इंडिया की नहीं मिलेगी। लेकिन इसमें 3 बड़ी बातें कही गई हैं। पहली बात कि एयर इंडिया में हिस्सेदारी जो आप बेच दें तो ये जरूर सुनिश्चित करें कि हिस्सेदारी बेचने के बावजूद एक तय समय सीमा तक एयर इंडिया ब्रांड के तौर पर उसका इस्तेमाल किया जाए। ऐसा ना हो कि हिस्सेदारी बेचने के साथ एयर इंडिया किसी और ब्रांड से ऑपरेशन शुरू हो जाए। दूसरी महत्वपूर्ण बात, जब आप नीलामी कर रहे हैं तो 2 चरणों में नीलामी करें और नीलामी में कोई ऐसी पाबंदी न लगाएं कि सिर्फ घरेलू कंपनियां इसमें हिस्सा ले सकती हैं। दरअसल विदेशी कंपनियों को भी, विदेशी निवेशक को भी नीलामी में हिस्सा लेने की छूट दी जाए ताकि इसकी अच्छी कीमत मिल सके। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार का मानना है कि एयर इंडिया के पास जो भी बायलैटरल फ्लाइंग राइट्स हैं, पार्किंग स्लॉट हैं, लैंडिंग स्लॉट्स हैं, इन सब की अच्छी कीमत मिल सकती है, तो इनका अलग से वैल्यूएशन कराया जाए और कॉम्पिटिटिव बिडिंग के जरिए ये सारे हिस्सेदारी बेची जाए। दूसरा जो कदम यह है कि सब्सिडरी जो अलग अलग 5 हैं, उन 5 अलग अलग सब्सिडरी को अलग से बेचा जाए। तीसरा कदम यह है कि बैलेंस शीट को मजबूत किया जाए साथ में। इसके लिए चौथा कदम यह बताया गया है कि जो भी रियल एस्टेट की संपत्ति है या दूसरी संपत्ति है, उसको बेचने के लिए एक शेल कंपनी बनाई जाए और उस शेल कंपनी के जरिए इन संपत्ति को बेची जाए और बेचकर जो भी रकम आए उससे एयर इंडिया के ऊपर जो भी देनदारी है उसे चुकाने में इसका इस्तेमाल किया जाए। जी लक्ष्मण, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। और स्मार्टफोन और डिजिटल कैमरे के इस दौर में फ्यूजी फिल्म का सेल्फी मिरर वाला कैमरा, देखिए इस ब्रेक के बाद। एक से ज्यादा कार रखने वाले दिल्ली वाले ध्यान से ये खबर देख लें, क्योंकि ज्यादा कार लेंगे तो ज्यादा टैक्स देना होगा। पार्किंग चार्ज के नियम भी बदलने वाले हैं। अब वीकेंड पर ज्यादा पार्किंग चार्जेस भी देने होंगे। कारों के बोझ से दबी दिल्ली की सड़कें। जितनी कारें बाकी महानगरों को मिलाकर हैं, उतनी कारें अकेले दिल्ली में हैं। दिल्ली में रोज सड़कों पर करीब 1 करोड़ वाहन निकलते हैं। इनमें रोज 1600 नई कारें और जुड़ जाती हैं। जाहिर है, अगर लगाम नहीं लगी तो इस बाढ़ में ट्रैफिक व्यवस्था से लेकर पर्यावरण तक सब बह जाएंगे। लिहाजा अब दिल्ली सरकार ने कारों की संख्या को काबू में रखने की नई तरकीब निकाली है। अब दिल्ली में दूसरी या तीसरी कार लेने पर ज्यादा रोड टैक्स चुकाना होगा। पार्किंग का शुल्क जो है एक ऐसी चीज सुविधा है जो जनता के लिए है। अब जनता से ही टैक्स लेते हो और जनता से ही दोबारा से शुल्क भी लेते हो, तो कितनी बार लोगे? एक ही बार ले लो ना। बहुत अच्छी बात है, बड़ा अच्छा मूव है। गवर्नमेंट को ये चाहिए कि बहुत पहले करना चाहिए था। ये तो ऑलरेडी बहुत लेट कर दिया इन्होंने, क्योंकि जब तक ये इस तरह की पॉलिसी नहीं बनाएंगे, लोग जिसको एक गाड़ी की जरूरत है वो 4 लेके बैठा हुआ है। कहा जाता है कि एक कार को पार्किंग की 3 जगहों की जरूरत पड़ती है, घर, दफ्तर और बाजार में। कोई ताज्जुब नहीं कि दिल्ली में हमेशा पार्किंग की किल्लत बनी रहती है। तो अब दिल्ली में पीक आवर्स में ज्यादा पार्किंग चार्ज चुकाना होगा। मसलन रात के बजाय दिन में ज्यादा चार्ज, वीकडेज की जगह वीकेंड में ज्यादा चार्ज। जगह कम है और वाहन ज्यादा तो भी ज्यादा चार्ज लगेगा। नई पार्किंग नीति के तहत अब मुफ्त पार्किंग पूरी तरह से बंद होगी। साथ ही कमर्शियल वाहनों के लिए पार्किंग प्रमाण पत्र जरूरी होगा। नई पार्किंग पॉलिसी आने के बाद आप गलियों में मुफ्त पार्किंग की सुविधा शायद ना उठा पाएं, क्योंकि इसके बाद डीडीओ और एमसीडी को ये कहा जाएगा कि खाली पड़ी जगहों को वो पार्किंग स्थल के रूप में विकसित करें और उस पर बाकायदा शुल्क भी वसूलें। हालांकि नई पार्किंग पॉलिसी लाने से पहले दिल्ली सरकार दिल्ली की जनता से रायशुमारी जरूर करेगी। पार्किंग और रोड टैक्स की नई दरें जल्दी ही लागू होंगी, क्योंकि दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार के इन प्रस्तावों को उपराज्यपाल ने अपनी मंजूरी दे दी है। प्रतीक श्रीवास्तव, दिल्ली।
स्मार्टफोन और डिजिटल कैमरा के दौर में किससे फुर्सत है कि वो अपनी फोटो प्रिंट कराने जाए, इसलिए फ्यूजी फिल्म इसके लिए एक सस्ता विकल्प लेकर आई है। महज 5,990 रुपये में आप इंटैक्स मिनी 9 कैमरा ले सकते हैं, जिसमें फोटो खींचते ही तुरंत प्रिंट भी निकाला जाएगा। इसमें सेल्फी के लिए सेल्फी मिरर नाम का फीचर भी दिया गया है, इससे आप सेल्फी भी ले सकते हैं। और आवाज़ एट 9 में आज के लिए इतना ही। कल आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।